ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। से हमरी है वो जब से जग में आशिक आए रे, कसम से पी के प्रेम का हम है तनिक बोराए से, रेबो मसू का यार हम है बीच ना कोई आए रे, उसके नैना नीट दारू से गजब चढ़ जाए रे, जब से गई है तुम आई के मैं बैठा ना नहाई के, भूला मैं स्वाद भी चाही के, क्या हुआ वो तेरा वादा रो रो के हुआ मैं आधा, जान ले ले मुँह दिखाई के, ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूँ चुम्मा तेरा। आनंद जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं भाई, और ये धीरे धीरे हमसे सारा गाना गवा ले रहे हैं, बट मैं गा दे रहा हूँ आपके दर्शकों के लिए। हम तो हरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा दे ले बानी, तू मना न मना ये रानी, तू मना न मना ये रानी, तोहके आपन बना लिहल बानी। पूर्वांचल के मिट्टी का खुशबू पूरे देश में बिखेर रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे पूर्वांचल के कलाकार हैं जिनसे आपको रूबरू कराएंगे, जो पूरे देश में अपने आवाज़ का खुशबू बिखेर चुके हैं और देश के सबसे बड़े शो सारेगामापा के ये फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुपेश मिश्रा जी हैं। इनके जर्नी के बारे में हम जानेंगे और इनके संघर्षों के बारे में जानेंगे। आखिर रुपेश मिश्रा एक छोटे से गांव से निकलकर कैसे आज पूरे देश में और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना नाम बिखेर रहे हैं और पूरे पूर्वांचल का नाम रोशन कर रहे हैं। और इनको रोमांटिक स्टार का भी टैग लग चुका है और ये बड़े वायरल होते हैं। तो सबसे पहले रुपेश जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, और पूर्वांचल की मिट्टी का खुशबू आप पूरे देश में और उत्तर प्रदेश और सिद्धार्थनगर का नाम रोशन करना। धन्यवाद आनंद जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार, कि आपके जितने देखने वाले और सुनने वाले आपके मीडिया को हैं सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। और संगीत की दुनिया में जैसा कि आपने कहा कि कैसे गांव से निकल के और ZTV सारेगामापा पे गाना, जो देश का सबसे बड़ा मंच है। जी बिल्कुल। और उस प्लेटफॉर्म से सोनू निगम निकले हैं, श्रेया घोषाल जी निकली हैं, और आदित्य नारायण वहीं से एंकरिंग करके निकले हैं जी। और उसके बाद से शान जी और तमाम कुणाल गांजा वाला एक सिंगर थे जो भीगे होठ तेरे गाना उनका चला था जी। तो वहीं से निकले हैं। तो ये ZTV सारेगामापा पे गाने का सपना जो है मेरा बचपन से था कि काश एक बार इस मंच पे मैं गा लूं और थोड़ा सा अपना भी नाम इतिहास में दर्ज करा दूं कि हाँ सारेगामापा में मैं भी गाया हूँ जी। ये बताइए, आप पूर्वांचल में सिद्धार्थनगर से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पूर्वांचल में सिद्धार्थनगर का उसका बाजार जी, उसका बाजार थाना उसका बाजार, ग्राम महुआ, वार्ड नंबर 6 अशोक नगर का रहने वाला हूँ। तो उसका बाजार से आप निकल के इतने बड़े मंच पे पहुँचे, इसके जर्नी के बारे में बताइए। कैसे आपने संगीत में कदम रखा, पहला स्टेप? संगीत में कदम रखना ये हुआ कि जैसे ये चीजें गॉड गिफ्टेड होती है, म्यूजिक वाली बात, ईश्वर आपको देता है, फिर आप इसको नमाज मिलता है आपको, आर्टिफिशियल आप नहीं कर सकते इसको। तो जो है बचपन में जो है मामा का हमारे तिलक था, आचार्य संतोष शुक्ल जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, वो भी पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं। तो उनके तिलक में लोग मुझे खड़ा कर दिए स्टेज पे, कुछ गाने वाले लोग आए थे। अच्छा। तो अभी उस समय गाना चला था मनोज तिवारी जी का बगल वाली जान मारे ली। तो तनी सुना दीजिए यही बतिया पे, तो जो ने गाना से आप अभी मैं सुनाता हूँ, पहले एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ बात को। जी। तो मंच पे खड़ा कर दिए लोग और उसमें वॉकमैन का जमाना चलता था, तो हम वॉकमैन खरीदे थे, उसी से सुनते थे बगल वाली जान मारे। तो बड़ा कैसेट चलता था और ईयरफोन लगा के लोग सुनते थे। तो उसके बाद वही मंच पे खड़ा किए वो लोग और फिर गाना हम शुरू किए। और पूरा जेब था मेरा नोटों से भर गया। अच्छा। पूरा हम कहा यार बढ़िया सिस्टम है ये कि कुछ देर गाओ, इतना नोट पा जाओ और पूरा भर जाए आगे पीछे। तो वो नोट ऐसे पकड़ के हम रात में सोए थे। पहली खुशी। हाँ, कहीं न कहीं। हम कहे कि क्या बात है, लोग ताली भी बजा रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं और ढेर बचपना था, प्यार भी कर रहे थे लोग।
तो पैसा पाए फिर मम्मी को दे दिए। हाँ। और मम्मी रख ली अपना बांध करके कितना पोटली में। पैसा मिला होगा लगभग? अरे बहुत उस पैसा समय? मिला था। ये कब की बात है? ये लगभग सन 2000 और 2002 के बीच की बात है। अच्छा। हाँ, इतने साल पहले की बात है। आज के 25 साल पहले हाँ 25 साल आपकी पहले की जर्नी बात है। संगीत में शुरुआत हुई, हाँ। एक्सीडेंटल। हाँ एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल। कोई मतलब नहीं था गाने का। तब तो आप पढ़ रहे होंगे उस समय? हाँ वही कक्षा 1-2 में थे, एक में बताइए। हाँ, हाँ। तो उसके बाद से फिर पैसा दिए, पैसा गायब हो गया माता जी से हमारे। अच्छा तो जब पैसा गायब हुआ जी। तो हम सुबह पूछे हम हमारा पैसा कहाँ बा, हम्म, तो कहीं अब दे ताटी हम हम्म। ऐसे बोली, वो अभी दे रहे हैं। हम्म, तो उसके बाद से फिर बोले नहीं हमको मेरा पैसा चाहिए, तो बोली गायब हो गया। हम्म। उसके बाद गायब हो गया, लगे हम रोने, सर पटकने लगे अच्छा। कि हमको पैसा चाहिए पैसा चाहिए। तो हमारे नाना जी जो थे हम्म, वो बोले कि अरे नहीं हाई नोट ले, हाई नोट, हाँ। हाई कड़ा कड़ा उसमें 5 का नोट चला था। अच्छा। तो वो निकाल के दिए, बोले नहीं हमको वही नोट चाहिए। हाँ, तो उसके बाद बोले किसी तरीके से हम माने। जी। फिर उसके बाद लोगों को लगा कि ये हाँ। गा भी सकता है, वहीं से जर्नी स्टार्ट हाँ। हुई मेरी। तो थोड़ा गाना सुनाइए, जो पहला गाना आप स्टेज पे शुरुआत किया था। मनोज तिवारी जी का पहले गाना सुनाइए, था। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। अरे कनवा में शोभे वाली जुड़ा के लगा के जाली, अरे कनवा में शोभे वाली जुड़ा के लगा के आहा। जाली, चाल चलेली मत वाली बगल वाली आहा। जान मार ली हो, बगल वाली जान मार ली। क्या बात है, ये मनोज तिवारी जब आए थे हाँ उस समय उनका सबसे सुपर हाँ डुपर वही अपने पूरे। इस समय मैंने यही गाना गा के पहली बार मंच पे कोई गाना गाया था तो यही गाया था। ये बताइए, अभी हम आ रहे थे तो आपका घर के बारे में पता किए, लोग बता रहे हैं कि इंजीनियर साहब। ये बताइए इंजीनियर साहब, आप जब संगीत में अब आपकी पहचान बनी है, उसके पहले आप लाखों का पैकेज छोड़ के इंजीनियर भी आप रह चुके हैं, बीटेक कर चुके हैं, शायद सर्विस भी थी। लोग बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि इंजीनियर साहब का घर, तो हम तब हमको पता चला कि आप एक इंजीनियर भी रहे। ताकि हमने जो देखा सुना था वो एक गायक के रूप में जाना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी क्या कहानी है, कैसे आगे? ये सफर हुआ, जैसे हम भी बीटेक करने चले गए 12th के बाद से। जी। तो हम हमारे एक भाई हैं, चाचा के लड़के हमारे, तो हम दोनों साथ में ही जो है पढ़ने चले गए बीटेक करने। और जर्नी वहाँ की भी बड़ी शानदार रही, लेकिन मुझे क्या पता बीटेक कितना कठिन होता है। हम भी एडमिशन ले लिए लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आए। तो करते करते जो है मेहनत करते करते बीटेक भी हम क्लियर किए। लेकिन उसी दौरान 2013 में एक भोजपुरी का सबसे बड़ा शो सुर संग्राम के नाम से जाना जाता है, सभी दर्शक जानते भी होंगे, महुआ टीवी चलता था उस समय। तो उस पे आया, उसमें एंकरिंग करते थे रवि किशन जी। तो उसमें हम पार्टिसिपेट किए, अकेले यूपी से चयनित हुए। पहली बार बीटेक इंजीनियरिंग के छोड़कर इंजीनियरिंग? नहीं हाँ। बीटेक जब कर रहे थे उसी दौरान 2013 में। हाँ। और उसके पहले हम दिल्ली में जो है स्टेट लेवल चैंपियनशिप हम जीत गए कॉलेज की तरफ से। किसमें? सिंगिंग में? हाँ सिंगिंग अच्छा। में मिस्टर दिल्ली 2013 बने। अच्छा। तो जब वो जीत गए हम, तो ऐसा लगा कि चैंपियन बन गए, बड़ा सेल्यूट मिला, कॉलेज में नाम हुआ। 26,000 बच्चों में से हम फर्स्ट प्राइज पाए थे। तो ये हुआ कि म्यूजिक में भी देना चाहिए। तो हमारे जो चाचा के लड़के हैं अनूप मिश्रा जी, वो हमारा ऑडिशन का देखे कि सुर संग्राम आ रहा है, तो वही फॉर्म हम डाल दिए थे कि ऑडिशन भी दे दो महुआ टीवी का। इसी और वही दिल्ली वाला भी डाले थे, दोनों वही डाले थे। तो जब डाले तो हम कहे कि हम नहीं देने जाएंगे, उसमें बड़े अच्छे सिंगर आते हैं, अभी मेरी उतनी तैयारी नहीं है। तो बोले कि नहीं ट्राई करने में क्या दिक्कत है, तो दिए। और भगवान की कृपा से पूरे यूपी में अकेले चयनित हुए, नोएडा में ही दे दिए थे। अच्छा। और फिर वहाँ टीवी स्क्रीन से वही हम लॉन्च हो गए। अच्छा। महुआ टीवी से। कब की ये बात है? 2013। यानी पहली बार 2013 में आप टीवी पे आ गए? हाँ टीवी स्क्रीन पे पहली बार हम आ गए थे। तो गाते गाते जो है फिर उसमें भी लंबा खेल गए हम। ये बताइए टीवी स्क्रीन पे आने से पहले क्या सिंगिंग के बारे में आप कुछ सीखे उखे थे, या वो ऐसे? नहीं ये गॉड गिफ्टेड था या कैसे? नहीं मैं सीख रहा था, क्लास 9 से जो है मैं सीख रहा था। गुरुजी हमारे यहाँ आते थे। देखिए पहले हमारे गुरुजी थे पंडित श्री चंद्र प्रकाश मिश्रा जी, जो पहला हमको पहली बार सिखाए थे 1-1.5 साल। उसके बाद से मैं जो नियमित अभी तक सीख रहा हूँ पंडित श्री ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी से, जो कि बहुत बड़े संगीत मार्तांड हमारे यूपी के और बहुत विद्वान गुणी है। उनकी अवस्था 90 साल की है। तो उनसे मैं सीखता रहता हूँ। आज जो भी कुछ हूँ उन्हीं की गुरु कृपा की बदौलत हूँ। अब जब आप इतने बड़े मंच पे गए तो आपके गुरु जी का क्या रिएक्शन है? वो भावुक हो गए, हमको देखते ही जो है वो भावुक हो गए। क्योंकि सबसे बड़ा योगदान जब एक गुरु का होता है, जब वो कोई शिक्षा देता है और उसके जो पढ़ाए या सिखाए बच्चे होते हैं जब कुछ बेहतर करते हैं तो उनकी कहीं न कहीं शिक्षा दीक्षा सार्थक हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मिले जब आप वहाँ? हाँ गए थे, आशीर्वाद अभी हाल ही में लिए हैं और बड़ा भावुक हो गया कि आप बहुत जो है आगे निकल गए हैं। बड़ा हमको गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा भी कोई चेला जो है इतना आगे पहुंचा। तो हर गुरु
गदगद होता कि शिष्य उसका नाम कमा रहा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ सुर संग्राम के बाद? हाँ, सुर संग्राम में जब गाए तो उसमें लंबा खेले लास्ट तक, तो उसमें प्रसिद्धि मिली। अच्छा। यूपी बिहार झारखंड में, और तमाम लोगों का सराहना मिला। तो मुझे लगा नहीं, म्यूजिक में और हमको आगे कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ काम करते हैं अगर उसमें कुछ आउटपुट आने लगता है तो उसकी उत्सुकता जग जाती है, मेरी क्यूरियोसिटी जग जाती है कि नहीं और कुछ करना चाहिए। करने की सही बात है। तो पढ़ाई के दौरान ही जो है और हम रियाज करने लगे, हारमोनियम खरीद लिए और वही रियाज करने लगे। हमारे कॉलेज के डायरेक्टर चेयरमैन ने एक रूम हमको अलग से दिए प्रैक्टिस के लिए। किए, उसके बाद करते 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 जो है फिर बीटेक कंप्लीट हुआ। कंप्लीट भी हुआ उसी दौरान? पढ़ भी रहे थे और इधर इसमें भी ट्राई कंप्लीट हुआ। उसके बाद से सिलेक्शन भी हुआ। तो HCL में सिलेक्शन हुआ ऑन कैंपस। तो हम 6 महीने का बस इंटर्नशिप किए थे, जो ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें ट्रेनिंग लोग सिखाते हैं। तो वही किए। हम कहे कि यार मन नहीं लग रहा है इसमें। अब ये भी था साथ में कि भाई जो पैसा लगाया गार्जियन तो सोचेगा यार, सोचना पड़ता है। हाँ, और मध्यम वर्गीय पैसा कहाँ से लाता है वही जानता है। बात मध्यम वर्गीय होना बहुत कठिन काम है, क्योंकि उसका पैसा बड़े पसीने से आता है और सारी चीजें सोचना पड़ता है कि कहाँ खर्च करे, सार्थक होगा या नहीं होगा, रिस्क नहीं ले पाता। तो उसके बाद से जब ये हुआ और फिर आ गए घर पे, तो पिताजी बोलने की तब हमको 2 साल समय दीजिए, 2-3 साल, और म्यूजिक में हम कुछ करना चाह रहे हैं थोड़ा। तो पिताजी हमारे बोले कि कोई बात नहीं, एक झटके में जो है पिताजी का बड़ा सहयोग रहा है बचपन से ही, संगीत में भी, हर क्षेत्र में, हर जगह, कदम कदम पे। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, करिए और हम आपके साथ हैं। यही चलता रहा। सुर संग्राम का कुछ यादें बताइए, जो सबसे अच्छा परफॉर्म आप दिए हो, कोई गाना हो तो ऐसा जो याद हो। सुर संग्राम में एक गाना, ये सुर संग्राम पहला मंच था आपका। सुर संग्राम में एक गाना मेरा बहुत हिट हुआ, आजकल सभी लोग उसको गा रहे हैं, बहुत फेमस हुआ। वो मुख्यतः वो ओरिजिनल गाना जो है रविंद्र राजू जी का है, स्वर्गीय रविंद्र राजू का। तो बट हम उसको टेलीविजन पे गाए, आजकल सभी लोग उसको गा रहे हैं। कौन सा गाना है उसको? सब कहेला कि बहुत सुघर बाड़ू तू टोना, अरे वाह, लागे ना काची उमरिया में टोना। देखिए रोंगटे लागे ना काची उमरिया में, सब कहेला कि बहुत सुघर बाड़ू तू टोना, लागे ना काची उमरिया में। ये मेरा गाया हुआ गाना था। तो आजकल सब लोग इसको गुनगुनाते हैं। तो ये गाना वहीं से वायरल हुआ था। तो फिर उसके बाद सुर संग्राम के बाद फिर क्या? सुर संग्राम के बाद फिर जब 2 साल आपने अपने पिता से मांगा, तो फिर उसके बाद की जर्नी? नहीं, तो 2015 जब पास आउट किए बीटेक, उसके जस्ट 1-1.5 साल बाद आ गए एक महुआ प्लस का ही। महुआ प्लस नया चैनल आया था, सुरवीर। उसमें निर्णायक भूमिका में थी पद्मश्री अनुराधा पौडवाल जी और नदीम श्रवण जी, बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध संगीतकार 90 के दशक के, मोहम्मद अजीज साहब, जसपिंदर नरूला जी, पद्मश्री शारदा सिन्हा जी थी। तो ये तमाम विभूतियों के सामने गाने का अवसर प्राप्त हुआ। उसमें भी फाइनल तक हम गए और उसमें भी काफी प्रसिद्धि मिली। तो हमको लगा नहीं, अब म्यूजिक को जो है प्रोफेशनल तरीके से इसको करना चाहिए जीवन में। तो फिर मैंने वहीं से सीरियसली म्यूजिक को जो है लेना शुरू कर दिया। एक गाना और आप उस सुरवीर में आप गाए थे। तू हम तोहरा प्रीतिया में, जो फिर से ये समय बहुत वायरल होता है। हाँ, वो भी मेरा गाया हुआ गाना था और पवन जी गा दिए तब से और वायरल हो गया। वैसे पूरा फिर वायरल हो गया। वो अभी आपके बारे में मैं जान रहा था, तो देखा कि आज भी वो गाने आपके पूरे चल रहे हैं। हाँ, अभी भी चल रहे हैं वो सब गाने थे। तो थोड़ा उस यादों को ताजा करिए, उस गाने को। क्योंकि आनंद जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं भाई, और ये धीरे धीरे हमसे सारा गाना गवा ले रहे हैं, बट मैं गा दे रहा हूँ आपके दर्शकों के लिए। हम तो हरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी, तू मना न मना ये रानी, तू मना न मना ये रानी, तोहके आपन बना लिहल बानी। हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी। तो सुरवीर में आप कहाँ तक पहुँचे थे? मैं फाइनल तक गया था। अच्छा, सुरवीर में? हाँ, अरे वाह। सफर मेरा जो भी रहा वो सब काफी लंबा समय तक रहा, अच्छा समय तक रहा वो सुरवीर। और आपकी अगर जर्नी देखा जाए तो कहीं न कहीं अपने पूर्वांचल के माटी का जो भाषा है भोजपुरी, भोजपुरी को आप लेके गए और भोजपुरी के वो गाने
जो आज भी सबके दिलों पे राज करते हैं। हाँ हाँ हाँ। जैसा कि आज भोजपुरी को लोग हे दृष्टि से अब देखना चालू कर दिए हैं, क्योंकि इतने गायक, इतने फूहड़पन आ गया है। आज भी बहुत से भोजपुरी में बेहतर गाने हैं, सब गानों की और सभी गायकों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे में आप अब के भोजपुरी के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, जो भोजपुरी हमारी भाषा है जी, वो बहुत पवित्र भाषा वो मातृभाषा, हम लोग घर से सीखते हैं। नहीं, हम आपकी बात को काट रहे हैं, 1 मिनट। भोजपुरी हमारी बड़ी मीठी भाषा, बड़ी पवित्र भाषा है। प्यार दिखता है, झलकता है, फीलिंग आ जाता है। हाँ, अपने आप बुलाएंगे, मम्मी बुलाते हैं, बाबू खनवा खा लो, कितना मीठा प्यार लगता है, समझ रहे हैं, फील आता है। हाँ, और लेकिन अब आजकल की जो जनरेशन है जी, जो शिक्षित नहीं है कलाकार, वो क्या करते हैं, आजकल ऑटो ट्यून का जमाना चल गया है। जी बिल्कुल। मतलब थोड़ा बहुत बेसुरा गाएंगे, सॉफ्टवेयर से सुर में कर लेते हैं उसको। तो उसका लाभ उठाते हुए लोग क्या करते हैं, जल्दी फेम पाने के चक्कर में कुछ भी गा दे रहे हैं। ढोड़ी चोली घाघरा कुछ भी गा दे रहे हैं, और ये जल्दी प्रसिद्धि पाने के लिए। हालांकि ऐसा हो भी नहीं रहा है, और इससे नुकसान भोजपुरी को हो रहा है। और उसमें सब कलाकार ऐसे नहीं है। हाँ, वही मैं कर रहा हूं। लेकिन जो इधर की जो जनरेशन आई है 5 से 7 साल 8 साल में, इधर बहुत तेजी से वो हुआ। हमारे समय के देखिए, शारदा सिन्हा जी कैसा गाती थी, बिल्कुल। विदेशिया फिल्म था, भिखारी दास ठाकुर जी जो कि बहुत बड़े लेजेंडरी राइटर रहे हैं, और भोजपुरी के विलियम शेक्सपियर कहे जाते हैं। महेंद्र मिश्र का पूर्वी, उसके बाद से जो है गंगा माई तुम्हें पियरी चढ़ाई वो, नदिया के पार, ये सब भी तो भोजपुरी सिनेमा है एकदम। और गाने हैं, कुणाल सिंह जी का है। लेकिन आजकल का जो दशक ये बना है, कुछ नए सिंगर जो नए लड़कपन सिंगर हैं, वो जल्दी फेमस के चक्कर में भोजपुरी को गंदा कर रहे हैं। तो उनसे ये निवेदन है कि थोड़ा सा ऐसा गाइए, साहित्यिक रहे और घर में बैठ के लोग सुने। ऐसा हम नहीं कह रहे कि बॉलीवुड में ये चीजें नहीं है। आप लोग ये बात को कह करके ढक देते हैं कि अरे बॉलीवुड में नहीं है। ठीक है, बॉलीवुड में है, लेकिन आप उनका क्यों नकल करना? इतनी पवित्र भाषा अवधी भोजपुरी है, मगही है, उसको क्यों इस तरीके से परोसना? इसमें अच्छा शब्द है उसमें गाने के लिए। अभी मैं जो आपको मैंने गाने सुनाए, कितने अच्छे गाने, एकदम दिल को छूने वाले हैं, ऑल टाइम हिट्स, और सब लगभग सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे में उन गायकों का और उन लोगों का कहना रहता है, जैसे बड़े बड़े लोग, बड़े स्टारों की मैं नाम नहीं लूंगा, वो खुद आके कहते हैं कि आप लोग सुनते क्यों हैं? जब सुनते हैं तभी तो हम लोग बनाते हैं। क्या दर्शकों को भी कुछ सुझाव देना चाहेंगे या क्या कहेंगे? देखिए, दर्शकों को क्या है, दर्शक सुनने वाले हैं साहित्यिक चीज, लेकिन आप निकालेंगे गाना तब वो सुनेंगे, उनके जब कल्चर में आएगा, जो सुने हैं उनको तो वही पसंद है कि साहित्यिक चीजें। और जो नए जनरेशन के लोग हैं, उनको जब आप फुड़का पे, रिदम पे डांस वाला गाएंगे तो वही उनके कल्चर में आ जाएगा। लेकिन जब आप जैसा म्यूजिक परोसेंगे तो ऑडियंस को स्वीकार करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन बार बार जब ऐसे बनाएंगे तब वो समझेगी कि नहीं यार, इस तरीके का म्यूजिक होता है, इसको भी हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये कह देना अलग बात है कि क्यों हम बनाते तो आप सुनते क्यों हैं? ये तो गलत बात हो गई ना। बिल्कुल। आप मत बनाइए, वो नहीं सुनेंगे। आप अच्छा चीज बनाइए। अगर आपको ये लगता है व्यूज उससे अच्छे गाने से नहीं जा रहे हैं, तो बार बार बनाइए, उनको सुनना ही पड़ेगा कि नहीं ऐसा भी म्यूजिक होता है। तो सूरवीर के बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं। क्या, कहाँ पे आप गए और क्या किए, कैसे? अब म्यूजिक में जैसे सारेगामापा, फिर एक उसके बाद सारेगामापा नहीं, जो एक भोजपुरी का बिग गंगा चैनल चला उस समय, तो उसपे जो है एक सीजन लॉन्च हुआ, पहला सीजन सारेगामापा रंग पुरवैया जी। तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट किए, उसमें भी टॉप 5 तक हम गए, उसमें भी लंबा गाए। और वो जी ने ही कराया था, जी टीवी ने ही कराया था, तो उसमें भी बड़ी प्रसिद्धि मिली, सबका मान सम्मान मिला। मतलब ऐसे सफर चलता रहा। फिर उसके बाद 18 के बाद गैप हो गया मेरा। 18 के बाद यूं अचानक गैप हुआ, मतलब 2 से 3 साल ऐसा ब्रेक लगा, 3 साढ़े 3 साल 4 साल इतना डाउनफॉल आया। और 18 के बाद फिर 20 में हम चले गए मुंबई कोरोना में। तो सोचे कुछ करेंगे, और 6 महीना रहे तो 2 फिल्में हम गाना गाए। वो बड़ा वायरल भी हुआ, 8-10 मिलियन गया। मुन्ना मिसिर बीमा में एजेंट, यश कुमार जो अभिनेता है, उनकी फिल्म में आया। और एक गाना आया सोहर टाइप, वो भी बड़ा वायरल गया। कौन सा गाना था पहला गाना आपका? वो था मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट का था। अच्छा। बॉयफ्रेंड बनाना टाइम वेस्ट है, सीधे मरद। 2 लाइन बोलिए जरा। अरे बॉयफ्रेंड बनाना टाइम वेस्ट है, सीधे मर्द बना लो बेस्ट है। ये गाना आया था यश कुमार फिल्म की मूवी में। तो ये भी काफी अच्छा चला। और उसमें के म्यूजिक कंपोजर थे स्वर्गीय धनंजय मिश्रा जी। अच्छा। बहुत बड़ा नाम। बहुत बड़ा नाम भोजपुरी जगत में रहा, संगीतकारों में। वही हमको गाना ब्रेक दिए। फिर एक गाना और ब्रेक उन्होंने दिया, प्रीत के दामन, बिफोर यू सिनेमा का मूवी था। अंशुमान सिंह कोई अभिनेता है भोजपुरी के, उनकी फिल्म में आया, तो वो भी गाए। उसमें भी 8-10 मिलियन हो गया, सोहर टाइप था, वो भी बहुत वायरल गया। तो फिर जब हमको लगा काम मिल रहा है,
तैसे ही लॉकडाउन लग गया 6 महीने बाद। अब लॉकडाउन लग गया तो फिर 2-4 महीना हम जो अकेले रहे मुंबई अकेले लॉकडाउन में, लेकिन डर लग रहा था। फिर जैसे पहली फ्लाइट चली तो हम पकड़ के हम घर आ गए, और उसी कोरोना के बाद से जो है मेरा डाउनफॉल जो हम बनाए थे वो डाउन होता, पूरा ग्राफ डाउन होता गया। जो यूं था यूं होगा। हाँ, जो ऑडियंस के सामने सही बात है वो मैं बता रहा हूँ, कोई इसमें फर्जी बात नहीं। 20 के बाद से जो है 3 साल मेरा बहुत लो होता चला गया। मतलब जैसे फिर हम उठे थे तो अचानक से 2-3 साल डाउनफॉल होता गया। हम कहे यार ये क्या हो रहा है, तो हमको लगा नहीं कोरोना की वजह से जो है हमारा ऐसा हुआ। भाई उतना पैसा था नहीं हमारे पास, हमारे पिताजी प्रोड्यूसर है नहीं कि हमको लॉन्च कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम फिर टी-सीरीज से आए, फिर टी-सीरीज से हम ज्वाइन किए। उसमें ज्वाइन कराने का हाथ एक राजेश गुप्ता जी म्यूजिक कंपोजर हैं, जिन्होंने पंडित जी बताए बिहार कब हो ये किए हो। उसके बाद से पवन सिंह के कई गाने जो हैं, देवरा बड़ा सतावेला, तमाम उन्होंने म्यूजिक संगीत दिया है विनय बिहारी के साथ। तो हमको जो है टी-सीरीज में मेरा पहला गाना रिलीज करा है, मेरा नीला जोगिया, सावन में। वो भी बहुत चला, तो हमको लगा वहाँ तो टी-सीरीज से वहाँ साइन हो गए। और टी-सीरीज जल्दी किसी को लेता नहीं। हाँ, नए कलाकारों को जल्दी मौका ही नहीं देता। तो हमारा पीछे बैकग्राउंड था 2-3 चैनलों का, इस वजह से हम आसानी से उसमें घुस गए। तो टी-सीरीज में गए, फिर ब्रेक लग गया। जो निरंतर होनी चाहिए था, निरंतरता नहीं हो पाई, कंटिन्यूटी नहीं बन पाई, नहीं हो पाई। उसके बाद से फिर जब हम कहा कि अब क्या करें, अब क्या करें, तो भीतर जब आदमी अकेले होता है तो चलने लगता है सेल्फ डाउट। नाम सुने होंगे आपकी, थोड़ा विश्वास कम होने लगता है अपने आप पे, अपना भी कॉन्फिडेंस हटने लगता है, अपना भी आपके परिवार का भी, अपने आप पे भी डाउट होने लगता है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा पता लगे कि, और खास करके मध्यम वर्गीय परिवार में। ये बता दीजिए थोड़ा से फैमिली बैकग्राउंड आपकी क्या रही, कैसे? पिताजी हमारा जो है मीडियम परिवार में एक इस तरीके का इतना बड़ा रिस्क लेना, जैसा कि मीडियम परिवार में ये होता है कि हम रिस्क ना लें ताकि वो अपना जीवन चाहते हैं कि बहुत तेज भी ना भागे लेकिन जीवन चलता रहे। सिक्योरिटी चाहते हैं। तो ऐसे में इतना बड़ा रिस्क लिए, क्या फैमिली बैकग्राउंड आपकी? रिस्क तो बहुत बड़ा था। पिताजी हमारे जो है चीफ फार्मासिस्ट रहे हैं। अच्छा, अभी रिटायर हो गए हैं। उनका बड़ा सहयोग रहा, हमारे पूरे परिवार का बड़ा सहयोग रहा। हमारे माता जी, पिताजी, हमारे भाई साहब कदम कदम पे सहयोग ये लोग किए हैं। तो वो विश्वास था, अगर ये लोग नहीं साथ में होते तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाते। यही कह देना कि करो, तो ये एक एनर्जी मिल जाता है। तब बाकी पिताजी हमारे लिए हमारा हारमोनियम, तबला, ढोलक सब कुछ हमारे लिए उन्होंने खरीद दिया। तानपुरा जो भी रियाज करने के संसाधन थे सभी किया। लेकिन उसके बावजूद भी जब ऐसा होने लगा 3 साल तक, तो गार्जियन भी सोचता है यार अब समझ रहे हैं कि गड़बड़ हो रहा है, लेकिन बड़ा होने वाला था कुछ। एक कहानी कहावत है, कहा जाता है जब कुछ बड़ा होने वाला होता है या उजाला होने वाला होता है तो उसके पहले बहुत अंधेरा होता है। नहीं तो हम आपको बताएं, आपकी बात काट रहे हैं हम, सॉरी। तो फिर पिताजी बोले कि अरे कहीं नौकरी वोकरी भी देखते रहो, समझ रहे हैं। तो हम कहें कि ठीक है देखते रहेंगे, लेकिन मन मेरा इसी में था, क्योंकि हमको नौकरी करना होता हम वही नहीं कर लेते। लेकिन हम छोड़ दिए बीटेक करने के बाद, हमको यही करना है। लेकिन अगर म्यूजिक में क्या, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे जी जान से तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। रिस्क होता है, तो धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए, फोकस चाहिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज पिताजी बोले कि, तो उनको भी थोड़ा सा डाउट होने लगा, परिवार को भी। तो हम कहें यार अब तो कठिन काम हो रहा है, हमारा भी आत्मविश्वास गिरने लगा। तो हम कहें महादेव बस आप ही लाज रखिए। तो उसके बाद वही ऑडिशन निकला ZTV सारेगामापा का, तो हम दिए और महादेव की कृपा से जो है पूरे 6 करोड़ लोगों में से हम चयनित हुए पूरे देश में, और पूरा देश हमको देखा। फाइनल के तौर पे सेमीफाइनल तक हम जो है मेरा सफर रहा पूरा। बिल्कुल। तो फाइनल में आप जब पहुंचे, उसके पहले भी आप को बॉलीवुड के कुछ पूरा होमवर्क करके आए आनंद जी लग रहा है। बिल्कुल। तो उसमें जान गए आप, और उसके पहले आप बॉलीवुड के और भोजपुरी के सिंगर जो दिग्गज सिंगर हैं उनके साथ आपने गाना भी गा के कोलैबोरेट किया। वो गाना आप मैं सुनाता हूँ। उसकी स्टोरी ये है कि जैसे सचिन जिगर कैसे मिली जी। सचिन जिगर बॉलीवुड के बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं। और वो भी अभी एक गाना था आई नहीं, बिल्कुल उन्हीं का गाना है। और कई सारे गाने हिट पे हिट उन्होंने दिया है, एकदम एक साथ दोनों हिट थे। तो ये भी गाना हम गा के आए पहले। तो ये हुआ गाना मिलेगा होगा लॉक की नहीं, क्योंकि बॉलीवुड का एक गाना 5 लोग गाते हैं, जो अच्छा लगता है उसी को सेलेक्ट करते हैं। तो हम गाए। तो ये हुआ कि उसके बाद से अगले दिन ये पता चला, 1 हफ्ते बाद पता चला कि वो पोस्टर डिजाइन हो गया है। और सचिन जिगर के जो मैनेजर थे वो हमको फोन किए, बोला अरे आपका गाना लॉक हो गया है, पोस्टर देखिए। अरे वाह। तो टी-सीरीज ने हमको टैग किया @रूपेश मिश्रा इंस्टाग्राम पे। तो हम बोले कि अभी कंफर्मेशन हो जाए। तो फिर सामने से आया, जब पोस्टर पे नाम आ गया मेरा कि पवन सिंह, रूपाली जग्गा, रूपेश मिश्रा, अच्छा, तब मुझे जाके बल मिला। बड़ा वो
खुशी का लम्हा था कि बॉलीवुड में एज ए प्लेबैक डेब्यू होना, तब क्या, क्योंकि आसानी से बॉलीवुड में गाने नहीं मिलते हैं। कहीं कहीं हमारे पूर्वांचल के लिए बहुत हाँ, गौरवान्वित तो करने और वाला अच्छा ही लगा कि रहा। पवन सिंह जी साथ में है। हाँ, उससे बड़ी बात क्या है, सोने पे सुहागा वो गाए, इतने बड़े स्टार सही हैं, बात जुबली है। स्टार हैं हाँ। भोजपुरी के, उनके साथ में गाया चिपक के, और उसके बाद गाना 100 मिलियन लगभग गया, अभी भी बज रहा है। गाना सुना तो दीजिए, कौन सा है? हो जब से गई है तुम आई के, मैं बैठा ना नहाई के, भूला मैं स्वाद भी चाही के, क्या हुआ वो तेरा वादा, रो रो के हुआ मैं आधा, जान ले ले मुँह दिखाई के, ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूँ चुम्मा तेरा। बड़ा वायरल हुआ, अभी तो चल रहा है, यंग जनरेशन में पूरा क्रेज है अभी भी आपका। चल रहा है इसका। लेकिन लोग ये अपने पूर्वांचल के लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत गर्व की बात है कि बॉलीवुड में जाके आप इतना बड़ा नाम कर रहे हैं। ये बताइए, आप खाते क्या है, इतना सुरीला आवाज निकालते हैं? अरे अमर भाई, मैं कुछ खाता नहीं हूँ, बस यही है कि आम इंसान की तरह मैं भी हूँ जी। और सुबह जो है गुड़ लेता हूँ, काली मिर्च और तुलसी का पत्ता, वही मैं आवाज में वही मिठास गुड़ का आता है, खाता हूँ, देसी गुड़ का। और उसके बाद से जो है फिर काढ़ा पीता हूँ सुबह, मुलेठी डाल के, अदरक और इलायची, लौंग, और उसके बाद से दालचीनी, तुलसी का पत्ता, अदरक, यही सब डाल करके जो है, और आयुष क्वाथ एक आता है, अच्छा, वो डालता हूँ, और गुड़ का चाय पीता हूँ, चीनी का नहीं, अच्छा, और बिना चाय पत्ती डाले ये पीता हूँ, नींबू थोड़ा सा डाल के। एक आपका मूवमेंट वायरल हुआ था जी टीवी पे। कौन सा? मैडम जी को आप प्रपोज कर रहे हैं, लाल दुपट्टा कुछ करके था, उसके बारे में। अरे वो एक्चुअली क्या होता है ना, जब एक आर्टिस्ट परफॉर्म करता है जी, अब गाने को जब आप खड़े होके गाएंगे तो फील नहीं आता है। गाने को आप एंजॉय करते हैं एकदम, एक्टर एज एक्टर की तरह, वो मैं देखता हूँ। गाने को जो है वर्ड टू वर्ड आपको फील करना चाहिए, शब्द क्या कह रहे हैं, और थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, डांस करेंगे तो पब्लिक भी इंजॉय करेगी और गाने में फील आता है। तो इस वजह से वो अचानक से निकल जाता है, कोई पहले से स्क्रिप्टेड नहीं होता चीज। क्या वो गाना थोड़ा लाल दुपट्टा क्या था, जरा मैडम हमने वो सुनाइए फिर। ये मैं सुना देता हूँ। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, अरे नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, ओए होए आए हाय, ओए होए होए होए, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। सारेगामापा में कुछ ऐसे परफॉर्म जो आपने किए हो, बड़े दिल के आप करीब हो, कुछ गाने? हाँ, वो गाना तो हमारे अंक का था, एक आजमगढ़ में और गाजीपुर साइड में एक बालेश्वर यादव जी थे, पद्मश्री बालेश्वर यादव जी, तो उनको शास्त्रीय संगीत नहीं सीखे थे, लेकिन जब किसी गाने का शुरुआत करते थे तो वो रही करते थे, तो वो रही वहां से फेमस हुआ, तो हम उठाए उस चीज को, उनके अंक को और थोड़ा सा बॉलीवुड मिला दिए, वही हम ऑडिशन में गाए थे। कौन सा? रई 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 रई, हाँ रई 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 रई, अरे यारा जईबू कि पटना जईबू, हकी जईबू खैरुल्ला में, अरे काहे जिलेबी के तरसे लुगुर की, बड़ा मजा रसगुल्ला में। ये वहां का अंग है बालेश्वर यादव जी का। फिर उसके बाद मैं ऐड किया, मदवा पी के प्रेम का हम है तनिक बोराए से, रेबो मसू का यार हम है, बीच ना कोई आए रे, उसके नैना नीट दारू से गजब चढ़ जाए रे, तब से हमरी है वो जब से जग में आशिक आए रे, कसम से धर्म से कसम से जियरा चकना चूर है इसकबाजी से। ये रहा जियरा चकना चूर है इसकबाजी से। मैडम जी का ये बताइए, शादी आपकी कब हुई थी? मेरी शादी अभी 1 साल पहले। 1 साल पहले 18 फरवरी का क्या रिएक्शन रहा? बड़ा भावुक हो गई थी जब आप इतने बड़े मंच पे थे। मैडम जी हमारा बड़ा सपोर्ट की, और उनके आने से भी जीवन में काफी बदलाव हुआ। जैसे कहते नहीं कि गृह लक्ष्मी आना, तो उनके आने से भी मेरा भाग्य खुल गया। मेरा कर्म, मेरा मेहनत ही रहा, भगवान की कृपा रही, लेकिन उनके आने से भी जीवन खुला थोड़ा सा, तो मैं उनका बड़ा सहयोग रहा। थोड़े आपके संघर्षों के बारे में बात कर लेते हैं कि मैंने सुना है बॉम्बे में ऑफिसों के
पोछा मारा करते थे, ऐसे ऐसे संघर्ष किए हैं और आज जाके इतनी बड़े बुलंदियों पे, कहा जाए तो देसी भाषा में घाट घाट का पानी पीकर यहाँ तक पहुंचे हैं। लोग प्रसिद्धि जानते हैं, सारी चीजें जान जाते हैं, उसके पीछे की कहानी नहीं जान पाते हैं। और लोग सोचते हैं कि हम भी कम समय में, या नए युवा हो चाहे नए गायक हो, सोचते हैं कि हम आए और हम भी इसी तरह बूम कर जाएं। लेकिन उसके पीछे की संघर्ष लोग, जब आप पॉपुलर होते हैं सब जानते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रगल करते हैं वो कोई नहीं जानता है। तो थोड़ी आप अपने स्ट्रगल टाइम का कुछ वाकया, कुछ किस्सा थोड़ा शेयर करिए हमारे दर्शकों। देखिए आनंद जी, यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 से 12 सालों का मेहनत है जी, समझ रहे हैं। और 12 सालों में बड़ा उठा पटक, बड़ा उतार चढ़ाव हुआ जीवन में, और जबकि सबके जीवन में होता है, तो ये मेरा कोई एक्सक्यूज नहीं है और ना कोई शिकायत है, क्योंकि वो एक लर्निंग पीरियड होता है मेरे हिसाब से। तो उसमें आदमी को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, धैर्य से, निरंतरता से, ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो मैंने वो किया। और बाकी जब पहली बार मुंबई में गया, तो 2020 में मुंबई में हम गए कि अब इसको प्रोफेशनली करेंगे, तो उसमें मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं जाकर के एक रूम लूं और रेंट पे लूं, डिपॉजिट जमा करूं, और एक समय सीमा होती है घर से पैसा लेने की, एक उम्र होती है। बाकी बाद में खुद ही अंदर से आता है यार पैसा मांगना उचित नहीं है, क्या मतलब है मांगने का, एक आत्मसम्मान होता है। तो गए बीच में, तो किसी तरीके से पिताजी मदद किए। तो 1 महीना जो हम एक स्टूडियो में रहते थे और उनका बड़ा सहयोग रहा। तो वो 20-25 दिन उनके स्टूडियो में रहे, सामान रखे, नहाते थे, जो वेटिंग एरिया जहाँ लोग बैठते थे उसको हटा करके अपना बिछा उछा करके गद्दा वहीं सो जाते थे, और वहीं बगल में बाथरूम में जग था, खाली जग से नहा लेते थे और निकलते थे। एक टाइम खाना खाते थे, एक टाइम वड़ा पाव खा लेते थे। तो ऐसे ही 20-25 दिन चला, 1 महीना। फिर रूम खोजे तो रूम मिला, तो उसके बाद से कोरोना लग गया, घर चले आए। फिर गए तो एक म्यूजिक कंपोजर के ऑफिस में मिला जगह की, वहाँ रह लें। तो वो बोले हमारे यहाँ रह लो। हम बोले थैंक यू सो मच सर, मेरे पास डिपॉजिट का उतना पैसा भी नहीं है। तो रहे, और नाम लूंगा, बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं, आप सुनेंगे कहेंगे कि नाम सुना है। कौन थे? भोजपुरी के दिग्गज म्यूजिक कंपोजर मधुकर आनंद जी। अरे वाह, मधुकर आनंद जी तो अपने आप में एक बहुत, तो मधुकर आनंद जी का बड़ा सहयोग रहा मेरे जीवन में। उन्होंने मुझे अब रहने के लिए ठिकाना दिया अपने ऑफिस में, बाकायदे व्यवस्था थी उसमें, अब सब कुछ था, खाली हमको सोना था और अपना खाना बना लेना था। और फिर समय से हम निकल जाते थे, एक कीज मेरे पास होती थी, एक कीज उनके पास। तो हम समय से निकल जाते थे, वो अपना आते थे, अपना ऑफिस में रहते थे। तो ये मधुकर भैया अगर देख रहे होंगे तो उनको दिल से धन्यवाद कि आपने इतना मेरा सहयोग किया म्यूजिक में, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो ये स्ट्रगल की कहानी है। जो नए पीढ़ी आते हैं वो सोचते हैं कि तुरंत हम पॉपुलर हो जाएं, ऐसे में मनोबल उनका कैसे, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय देंगे? नहीं देखिए, ये जो स्ट्रगल, ये तो मैंने बड़ा संक्षेप में बताया। और भीतर क्या क्या हुआ मुझे पता, मैं तो 500-500 रुपए के लिए, 1,000 के लिए मोहताज हो गया था। फिर बाद में मैं सोचा कि यार मेरे साथ के बच्चे जो है, जो इंजीनियरिंग के लिए 2 लाख 2.5 लाख पैकेज उठा रहे हैं, मेरा साला 1,000 रुपया नहीं है। तो कभी कभी मन में चलता था खटक, लेकिन फिर भी होता था कि हिम्मत नहीं हारिए और मेहनत करते रहिए। तो करते रहे, और बाकी खुद पे बिलीव करना नहीं छोड़े। ये कितने समय आपका संघर्ष का, कितने साल लगे? अब जब से बीटेक छोड़े हम, तब से संघर्ष हम कर रहे हैं। लगभग साल कितने रहे होंगे? 8 से 10 साल। 8 से 10 सालों का संघर्ष। और आज जाके अब आप मुकाम पाए हैं। और अब आप, और काफी मैंने म्यूजिक सीखा पद्धति से, क्लासिकली ट्रेंड हुआ, सारी चीजें बाकायदे। ये नहीं कि खाली लाइट म्यूजिक, मैं क्लासिकल भी गाता हूँ, ख्याल गायकी भी गाता हूँ, बड़ा ख्याल गाता हूँ, ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, चैता। उसके बाद से फोक चीजें भी गाता हूँ, ट्रेडिशनल, डिवोशनल, मराठी, हिंदी, भोजपुरी सब गाता हूँ मैं, अवधी गाता हूँ। और उसके बाद से मैं कल्चरल मिनिस्ट्री से भी इम्पैनल्ड हूँ, स्टेट गवर्नमेंट यूपी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हूँ, आकाशवाणी से हूँ, डीडी नेशनल से हूँ। ये सारी चीजों से मैं इम्पैनल्ड हूँ। जो नए कलाकार वैसे आ जाते हैं बिना सीख के, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे आए? उनके लिए यही कहूँगा कि थोड़ा सब्र रखें, धैर्य रखें, पेशेंस रखें, और म्यूजिक को सीखें बाकायदे। जब 3-4 साल आप सीख के आएंगे बाकायदे, तब वो आपके गले में वो बात, रूहदारी नजर आएगी आपकी गायकी में। और डायरेक्टली तो कोई भी गा सकता है जो हल्का फुल्का गाता है, ऑटो ट्यून का जमाना चल गया है। बट जब आप लाइव गाते हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत आपने अपना समय दिया, और इसके लिए आपको फिर एक बार मैं बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ बिल्कुल मैं सुना देता हूँ आनंद जी, और जो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार है। और आनंद भाई काफ़ी सुलझे हुए पत्रकार हैं, बड़े मंजे हुए पत्रकार हैं, और कैमरे के पीछे सभी जो कवर कर रहे हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों के लिए मैं ये गाना सुनाना चाह रहा हूँ।
जो कि मेरा बड़ा अच्छा पसंदीदा गाना भी आया था। नैन लड़ जई हैं, नैन लड़ जई हैं तो मनवा माँ कसक होइबे करी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होइबे करी, नैन लड़ जई हैं तो मनवा माँ कसक होइबे करी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्वांचल के मिट्टी का खुशबू बिखेर रहे रूपेश मिश्रा जी। इस पूरे बातचीत पे, इस पूरे इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।